चलिए विज्ञान में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। साइंस में क्लास 9th एनसीईआरटी के तहत हम फिज़िक्स के सेगमेंट के तहत फिज़िक्स कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर देखें तो वह चैप्टर नंबर 9 है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा वो मोशन के ऊपर था। हमने आपको कई कंसेप्ट्स के वाया मोशन पढ़ाया, समझाया। हमने आपको वेलोसिटी का कंसेप्ट बताया, हमने डिस्टेंस का कंसेप्ट बताया, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आपको बताया। हमने सभी कंसेप्ट्स बहुत खूबसूरती से लास्ट चैप्टर के तहत अलग अलग लेक्चर्स जो दिए उसके तहत अंडरस्टैंड किया। लेकिन मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि चाहे वो डिस्प्लेसमेंट ही थी, चाहे वो डिस्टेंस था, वेलोसिटी थी या एक्सेलरेशन था, ये सब एक तरह के इफ़ेक्ट हो रहे थे। ये किसकी वजह से हो रहे थे ये भी तो पढ़ना ज़रूरी है। तो ये तो एक तरह से मोशन का आउटकम था। मोशन हुआ तो भाई कोई डिस्प्लेसमेंट भी हुई, किसी तरह की कोई डिस्टेंस भी हुआ। मोशन है तो कोई एक्सेलरेशन भी है और वेलोसिटी भी है। लेकिन अल्टीमेटली ये मोशन किसकी वजह से है ये पढ़ना हमें ज़रूरी था। ये फोर्स की वजह से था। फोर्स के बारे में हम पहले भी चैप्टर कर चुके हैं और चीज़ें हमने उसमें भी अच्छे से अंडरस्टैंड की हैं। ये देख लें कौन सी आत्मा है, उसके तहत हमने पहले भी कंसेप्ट पढ़े। आज हम नए स्केल पर उन चीज़ों को दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, देखिए जब हम फोर्स की बात करते हैं तो क्या समझ में आता है। पहली बात तो आप इसे ऐसे छू करके नहीं देख सकते, इसे आप फ्रेगरेंस के रूप में स्मेल नहीं कर सकते, आप टेस्ट नहीं कर सकते। फोर्स का जो इम्पैक्ट है सिर्फ वही आपको परसीवेबल होता है, आप वही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जो इसका इम्पैक्ट आता है यानी कि इसका जो इफ़ेक्ट है आप उसे देख सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि किसी ने बहुत ज़ोर से आपकी आर्म को पकड़ा, बहुत ज़ोर से, तो ये बहुत ज़ोर से फोर्स लग रहा है। अब इसे तो आप देख नहीं सकते, फोर्स को आप फील भी नहीं कर सकते। इसका जो इफ़ेक्ट आया यानी कि आपके यहाँ पर जो मार्क्स आए हैं ये आपको दिख भी सकते हैं, आप इन्हें फील भी कर सकते हैं। इसके बेसिस पर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फोर्स थी, कि यानी कि इसे बहुत ही फोर्सफुली मारा गया है या बहुत फोर्सफुली इस पर असॉल्ट इन्फ्लिक्ट किया गया है, क्योंकि इसके मार्क्स का लेवल देखिए बॉडी पे। तो इसलिए कई बार वायलेंस के केसेस में आप अपने मार्क्स दिखा के ये जस्टिफाई करते हैं कि दैट वाज द लेवल ऑफ फोर्स इन्फ्लिक्टेड अपॉन मी। आप देख लीजिए, ओके। लेकिन आप फोर्स को कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उस फोर्स के तहत वो जिस तरह की मूवमेंट्स करके आपको हिट कर रहा है या आपको पुश कर रहा है या आपको पुल कर रहा है, ये सारे इफ़ेक्ट से ही आप कैमरा में रिकॉर्ड करते हो। आई बात समझ में? तो बहुत सी एक्टिविटी आप एवरी डे करते हो फॉर द मोशन। और वो क्या है, आपने एक बॉक्स को ढकेला, मैंने जैसे पढ़ाया था आपको, आपने उसको पुश किया, आपने अपने ड्रॉर को खींचा, आपने उसे पुल किया, या फिर आपने बॉल को हॉकी स्टिक से मारा, आपने उसे हिट किया। तो चाहे ये हिट है, चाहे वो पुल है, चाहे वो पुश है, ये सारी चीज़ें एक तरह के मोशन को इंड्यूस कर रही हैं। मोशन ही है। आपने रेस्ट की स्टेट में पड़ी हुई उस बॉल को स्टिक से हिट करके रेस्ट का मोशन ख़त्म करके उसे एक न्यू मोशन प्रोवाइड कर दिया, उसे रेस्ट की स्टेट से निकाल के स्टेट ऑफ मोशन में डाल दिया। आपने ड्रॉर को खींचा, वो भी रेस्ट में था, अब आपने उसे मोशन में डाल दिया। बॉक्स को ढकेला, पुश किया, वो भी रेस्ट में था, आपने उसे मोशन में डाल दिया। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं वो फोर्स है, बल का प्रयोग कर रहे हो आप, बल के प्रयोग से ही ये कर पाते हो। आई बात समझ में? अब एक समय तक तो ये सिद्धांत माना गया, समझा गया कि कोई भी चीज़ को अगर मोशन दे दिया जाए वो एक समय के बाद रुक जाती है, ठहर जाती है। चाहे वो आपके द्वारा बॉल थी जिसे आपने हिट किया, चाहे वो बॉक्स जिसे आप ढकेल रहे थे, चाहे वो ड्रॉर जिसे आप खींच रहे थे, एक समय के बाद वो रुक जाएगा। तो ये कंक्लूड किया गया, ऐसा माना गया कि एक्चुअली में जो रेस्ट है जो वो एक तरह की नेचुरल स्टेट होती है ऑब्जेक्ट की। रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
बट ये फिर टोटली गलत निकला, ये सही नहीं था। नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए, गैलीलियो गैलीली ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, इसाक न्यूटन ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये बताया कि रेस्ट एक तरह से कोई नेचुरल स्टेट नहीं है ऑब्जेक्ट की, वो रेस्ट में है, इट इज़ नॉट द नेचुरल स्टेट, उसके कई कारण हैं। उन जब कारणों को समझा तो फिर हमने समझा कि ये जो मोशन है ये किसी ना किसी कॉज यानी कि किसी ना किसी कारण से जुड़े हैं, और वो जो कारण है उसकी अलग अलग नेचर है, उसकी अलग अलग प्रकृति है, हमें उसे पढ़ना चाहिए। और उसी के तहत हमने फोर्स को समझने की कोशिश की, फिर हमने बहुत सारे मैनर्स में उसको अंडरस्टैंड किया। आई बात समझ में? उसके तहत हमने क्या अंडरस्टैंड किया, क्या समझा? देखो, फोर्स यहाँ पर अगर हम कहें तो क्या लिखा है, फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और टू चेंज इट्स डायरेक्शन। हमने ये पढ़ा, आप फोर्स का इस्तेमाल करके वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। आपने बार बार ये पढ़ा था पिछले लेक्चरों के दौरान, हम वापस से वो फोर्स वाला चैप्टर याद नहीं करेंगे, हम पिछला लेक्चर याद करते हैं मोशन वाला। उसमें आपने पढ़ा कि एक गिवन टाइम में अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, एक गिवन टाइम में, एक यूनिट टाइम में अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है तो स्पीड जो है वो फास्ट है। और इसी के तहत हमने देखा कि अगर उसी यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस कवर हो रहा है तो स्पीड स्लो है। स्पीड फास्ट और स्पीड स्लो, आई बात समझ में? अगर आप बहुत आगे चले जाओगे, ऑटोमोबाइल में चले जाओगे इन चीज़ों को, तो इसे bhp से भी डील किया जाता है। दैट इज़ द पावर, कि आप कितनी गति से गए, मतलब आपने कितने समय में वो चीज़ कर ली, ये आपका हॉर्स पावर से जुड़ा रहता है। ठीक है? हाँ, अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको एक चीज़ और नज़र आएगी, आप गाड़ियाँ ख़रीदते हैं उसमें टॉर्क भी मेंशन रहता है, bhp भी मेंशन रहता है, टॉर्क भी मेंशन रहता है। टॉर्क निकाल के आप आगे हॉर्स पावर को समझ सकते हैं। आई बात समझ में? पावर आप समझ सकते हैं, टॉर्क और ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे, आगे जा कर के करेंगे। आई बात समझ में? बस इतना समझ लीजिए कि जब आपकी गाड़ी का पहिया कोई भी पंचर वाला खोलना चाहता है, तो जब उससे वो नहीं खुलता तो वो फिर एक बड़ी सी रॉड उसमें और डालता है और फिर पाँव से खोलता है, ये हाथ से भी खोल लेगा। क्या हुआ, इतने से रेंच से खोल रहा था, नहीं खुला, या स्पैनर चाबी का इस्तेमाल किया, लेकिन जब हॉलो रॉड डाल दी उसमें और अब इतनी दूरी से दबा रहा है, खुल गया। क्या हो गया? खुल गया। मतलब कि ये सारी चीज़ें विज्ञान में महत्व रखती हैं कि आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस क्या है? फोर्स की एप्लीकेशन डिस्टेंस के साथ भी अंतर दे जाती है। हो सकता है टॉर्क इसी के वाया समझ में आता हो। ओके, तो हमारे घरों के दरवाज़ों के कुंडे खोलना या फिर वो नट बोल्ट खोलना, हर चीज़ ये जो आप करते हैं एक तरह से ये टॉर्क है। ओके, तो कितनी तेज़ी से उसने वो कर लिया कि उसी यूनिट टाइम में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया या उसी यूनिट टाइम में उसने कम डिस्टेंस कवर किया, ये एक तरह से आपने उसकी रफ़्तार मान ली। और मैंने बताया कि ये रफ़्तार का संबंध भी कहीं ना कहीं एक पावर से है, और उस पावर से वो फोर्स मिलेगी ना भाई, तो हमने इसको उधर जोड़ा, लेकिन ये मायने रखवाता है। तो हमने ऑलवेज़ ये पढ़ा कि फोर्स की मदद से आप वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को। वेलोसिटी को जब हम चेंज कर रहे हैं तो हम इधर मैनर में चेंज कर सकते हैं ना, या तो मैग्नीट्यूड बदल के या डायरेक्शन बदल के। तो वही वहाँ पर बताया गया कि या तो आप ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर सकते हो या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्स। क्लियर? ये उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कैसे, सीधा आपने ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया तो उससे ज़्यादा फोर्स लगी, तो उसकी वजह से जो मोशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, वो अब तीव्र गति से होने लगा, ज़्यादा स्पीड से होने लगा। उसी समय में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपने मैग्नीट्यूड को इन्हांस कर दिया। या फिर आप एक और फोर्स का इस्तेमाल करके ब्रेक्स लगा देंगे तो वो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो गाड़ी स्लो हो गई। तो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ओके, किसकी मदद से? फोर्स।
दूसरा, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं फोर्स की ही मदद से। आप सीधे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप यहाँ पर वैसे टेक्निकली जाएं तो आप यहाँ पर स्पीड को मैनिपुलेट करते हैं, स्पीड को घटाते बढ़ाते हैं और उसके बाद आप फिर फोर्स लगाते हैं और डायरेक्शन बदल देते हैं, और डायरेक्शन बदल गई। आज की डेट में आपको ये चीज़ें समझ में, इसलिए डायरेक्शन के मामले में आपको लगता होगा कि भाई एक बस जा रही है तो ऐसी क्या फोर्स लगानी है हमने डायरेक्शन बदलने के लिए। चलो आज तो सिर्फ तुम स्टीयरिंग के माध्यम से ही ये कर लेते हो, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा पीछे आ जाते हैं, अब याद करो उन सब मल्लाहों को जो किश्ती पे बैठे होते थे, है ना। तो सपोज़ करो स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं, तो इस तरह से चप्पू चल रहा है ना, तो एक तरह से एक फोर्स लग रही है तो वो किश्ती सीधी जा रही है ना। अब इसकी किश्ती की डायरेक्शन बदलनी है तो क्या करना होगा। सपोज़ करो कि किश्ती की डायरेक्शन राइट बदलनी है, तो राइट साइड का चप्पू ज़्यादा चलाना होगा या लेफ़्ट साइड का चप्पू ज़्यादा चलाना होगा। तो लेफ़्ट साइड का चप्पू चला के किसी तरह से इसको राइट मोड़ेगा, या राइट साइड का चला के लेफ़्ट मुड़ेगा। तो फोर्स का इस्तेमाल तो डायरेक्शन में भी हुआ ना, दिशा देने के लिए भी, गति के लिए भी डायरेक्शन चाहिए, दिशा के लिए भी, गति के लिए भी हमें बल चाहिए, दिशा देने के लिए भी बल चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे उदाहरण के तौर पर आप एक चीज़ को स्पीड दे रहे हो, लेकिन ये मैटर करेगा ना कि किस डायरेक्शन में उसे आप वो डिज़ायरेबल स्पीड देना चाहते हो, तो फोर्स उस हिसाब से होगा ना। जैसे आप उसे हॉरिजॉन्टली वो स्पीड देना चाहते हो तो फोर्स का लेवल वही रहेगा, हॉरिजॉन्टली माने इन दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट साइमल्टेनियसली नाउ अपवर्ड डायरेक्शन। सो इट विल मैटर ना, फोर्स विल मैटर ना। अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में वही स्पीड देनी है, फोर्स का लेवल क्या रहेगा? कम। इससे ज़्यादा रहेगा अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देना है, इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा अगर ये पैराबोलिक पाथ देना है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा रहेगा अगर ऊपर की ओर भेजना है। सो देखिए, डायरेक्शन का संबंध फोर्स से है, स्पीड का संबंध फोर्स से है, और स्पीड का संबंध जब मेरे बच्चे फोर्स से है ना, तो डायरेक्शन का फिर हो ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पीड पहले दिमाग में रख ली थी तीर की, लेकिन अब वो स्पीड के लिए कितनी फोर्स लगेगी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है, ये तय करना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है, वरना आपकी वो फोर्स यूज़लेस हो जाएगी। आप ये कहें कि मुझे 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड अचीव करनी है इस फोर्स के साथ, मान लीजिए फोर्स आपने न्यूटन में ले ली, तो आप कहेंगे इस फोर्स के साथ। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, तो देन यू विल से इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन आई विल से इट इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट गेट दैट थ्रो, तुमको नहीं मिलेगा। तो फिर यू विल से ओके इंक्रीज द फोर्स, पावर बढ़ाओ, उसके फलस्वरूप बल बढ़ाओ, तो देन आई विल इंक्रीज द पावर, देन इंक्रीज द फोर्स, देन अल्टीमेटली मैं वो स्पीड अचीव कर लूँगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन सिमिलरली टू अचीव दैट स्पीड आई हैव टू रिड्यूस द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट, ऑफ विच? ऑफ स्पीड। तो स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों मिलके क्या बनाए थे हमने? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी है तो नेचुरली डायरेक्शन अगर हम बात करें तो वो फिर फोर्स के साथ हमने मैनिपुलेट की थी। अब बढ़ा घटा सकते हैं, फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, ये हमने पढ़ा था ना। और हमने ये भी पढ़ा था फोर्स की मदद से हम साइज़ एंड शेप बदल देते हैं चीज़ों की, फोर्स की मदद से हम साइज़ एंड शेप भी बदल देते हैं चीज़ों की। सपोज़ कीजिए क्या है, स्प्रिंग विद फोर्स, मैं उसका साइज़ बदल दिया, उसका पहले साइज़ क्या था? छोटा, अब साइज़ क्या है? बड़ा। क्लियर? सपोज़ आई हैव अ बॉल, मेरे हाथ में एक बॉल है, इट इज़ स्फेरिकल, मैंने उसको दबाया और एलिप्सॉइडल बना दिया, ठीक है, दैट इज़ ऑल। मैंने उसे जैसे ही प्रेस किया एलिप्सॉइडल बन गई। तो इस तरह से कई तरह की शेप्स आप अचीव करते हैं, कई तरह के साइजेस आप अचीव करते हैं,
किसकी मदद से? फोर्स की मदद से। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, उसका साइज़, उसकी शेप, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। ये सब चीज़ें हम फोर्स की मदद से ही करते हैं। लेकिन फोर्स को फील करना, फोर्स को देखना, फोर्स को ऑब्ज़र्व करने का तरीका है उसके द्वारा दिए हुए ये वाले इफ़ेक्ट। अगर आप देखेंगे कि बहुत ही लाइटनिंग स्पीड के साथ तीर आ रहा है तो आप कहेंगे बहुत फोर्स लगाई इस बंदे ने, ताकत बहुत है भाई, क्योंकि आपने उस फोर्स को किस फॉर्म में ऑब्ज़र्व किया? उसकी लाइटनिंग स्पीड में। किसकी? तीर में। तो दैट लाइटनिंग स्पीड ऑफ दैट एरो इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दैट फोर्स। आई बात समझ में? दूसरी तरफ आपके हाथ में बॉल थी और आपने उसको प्रेस किया, तो अब ये जो इसकी एलिप्सोइडल शेप बनी है, इट इज़ ड्यू टू द फोर्स। दैट इफेक्ट in the form of ellipsoidal shape, it is the force. Okay, so compressive force, यहाँ पर आपने कौन सी फोर्स लगाई? कंप्रेसिव। आपने कंप्रेस कर दिया और यहाँ पर आपने स्प्रिंग को एक्सपेंशन की मदद से, एक्सपेंसिव फोर्स की मदद से खोल के रख दिया। तो आप में जितनी ज़्यादा शक्ति आप खोल सकते हैं चीज़ों को, दैट इज़ ऑल। आई बात समझ में? तो हमें ये फोर्स भी बहुत ज़रूरी पड़ती है, किसी चीज़ को खोलना, किसी चीज़ को बंद करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इस तरह से इन इफेक्ट्स की फॉर्म में आपको फोर्स ऑब्जर्व होती है। बट मोशंस के पीछे, शेप्स के पीछे, साइजेस के पीछे फोर्स का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। फोर्स का क्या होता है? महत्व होता है। क्लियर हो गई कहानी भाई? वेरी गुड। बहुत सी फोर्सेस लग रही होंगी, यही रीज़न है कि प्लैनेट्स और स्टार्स दे आर ऑलमोस्ट सर्कुलर। ये किसका आउटकम है? आउटकम ऑफ द फोर्स। आउटकम ऑफ द फोर्स। स्टार की शेप सर्कुलर है, इट इज़ आउटकम ऑफ द फोर्स। अंदर की तरफ द सेंटर ऑफ द स्टार ग्रेविटी लग रही है एट एवरी पॉइंट, क्योंकि सर्कल में हर साइड पॉइंट पे आके लिमिट हो जाती है। और सेंटर से आउटवर्ड न्यूक्लियर डीजेनरेटिव फोर्स लग रही है। ओके, इट इज़ द न्यूक्लियर डीजेनरेटिव फोर्स। ये सेंटर से आउटवर्ड लग रही है और ग्रेविटी आउटवर्ड से सेंटर की ओर लग रही है। तो ये सेंटर से आउटवर्ड हर पॉइंट पे लग रही है न्यूक्लियर डीजेनरेटिव फोर्स, और वो हर पॉइंट से सेंटर की तरफ लग रही है ग्रेविटेशन फोर्स, इसलिए द शेप इज सर्कुलर। और जब वो न्यूक्लियर डीजेनरेटिव फोर्स खत्म हो जाती है ड्यू टू द एंड ऑफ द फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर एक्टिविटी, तो रेस्ट ऑफ द चीज़ जो वहाँ रह जाती है, इट इज़ ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दैट इज़ द डेड स्टार्स। तो जहाँ पर डेड स्टार्स हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स रह जाती है। सो अल्टीमेट अमाउंट ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर होती है जहाँ पर ब्लैक होल्स बन जाते हैं फिर, क्योंकि इवन लाइट भी पास नहीं हो पाती। आई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? तो इसलिए डेड स्टार्स जहाँ पर हैं हम वहाँ पर ब्लैक होल्स को स्टडी करते हैं, वहाँ पर ब्लैक होल्स हो जाते हैं। अब मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है कि इसके बारे में क्या क्या समझना, क्या क्या पढ़ना है। उसके लिए दो टर्म्स आती हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या लिखा गया है इन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में? देखिए, जब आपने उस बॉक्स को पुश करना शुरू किया स्टार्टिंग में, तो सपोज़ कीजिए कि जब आपने उसको धक्का मारना शुरू किया वो एकदम से पुश नहीं हुआ, वो पुश नहीं हुआ। बॉक्स की जगह पर, यहाँ पर बॉक्स जब आप बात कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए कि कोई इस तरह की रेक्टेंगुलर आपके पास अलमीरा है, रेक्टेंगुलर टाइप संदूक वगैरह होते हैं, आपने उसको धकेलना चाहा तो वो धकेला नहीं, लेकिन फिर अब जब आपने दम भर के दम लगाया तो वो ढकेला गया, यानी कि वो पुश हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपने इधर से शुरुआत में फोर्स लगाई थी, अब यार ये जो बनाते थे पहले के ज़मानों में, कैसे डब्बा सा बनाना सिखा देते थे ना हमारे टीचर हमें, पता नहीं क्या ही कारनामे थे उन लोगों के, पर ऐसा कुछ बनाते थे, मुझे याद है जहाँ तक, है कि नहीं। अब जब तुम लोगों ने ये जो डब्बे पे तुमने फोर्स इधर से लगाई ना, इधर से फोर्स तुमने लगाई, इसको ऊपर ही लगाते हैं, एक फोर्स उसके ऑपोजिट भी लग गई। जब तुमने उसको मोशन देने की कोशिश की, इधर से फोर्स लगाई, तो उस मोशन के ऑपोजिशन में एक और फोर्स लगी, जो फोर्स वो सरफेस आपको ऑफर कर रहा है,
जिस सरफेस पे वो आपका संदूक पड़ा हुआ है, ओके। और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो घर्षण का बल है वो आपको लग रहा है उस तरफ से। सरफेस इरेगुलरिटी से भरा होता है, तो वो सरफेस की, यानी कि जो ग्राउंड है उसकी सरफेस इरेगुलरिटीज़ और आपके संदूक का जो बॉटम है उसकी सरफेस इरेगुलरिटीज़ आपस में लॉक हो रखी हैं। तो उस लॉक, तो एक तरह से ये फोर्स ही है ना दोनों आपस में, तो इसको ओवर पावर करना पड़ेगा ना आपको, तो आप इसे लेकर के जाएंगे। अभी यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हम सिंपल इसी के वाया चल रहे हैं। आई बात समझ में? तो जैसे ही वो फ्रिक्शन की फोर्स को आपने पहले एक्सीड करना चाहा, तो आपने पहले जब बल लगाया तो जितना आपने बल लगाया वेस्ट टू ईस्ट, उतना ही फोर्स फ्रिक्शन का ऑफर हुआ आपको ईस्ट टू वेस्ट। तो दोनों फोर्सेस ने आपस में एक दूसरे को काट दिया, दोनों फोर्सेस ने आपस में एक दूसरे को काट दिया, और ये हो गई बैलेंस्ड फोर्स। फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया? बैलेंस। इट इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स। देयर विल बी नो मोशन, देयर विल बी नो मोशन। डन है जी। ये आपके एरो का साइज़ है, ये आपके एरो का साइज़ है, बैलेंस चल रहा है, कोई मोशन नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि अब आपने फोर्स का लेवल और बढ़ाया, तो अब आपके एरो का साइज़ इस एरो के साइज़ से इतना का ज़्यादा हो गया ना, तो यानी कि आपकी वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फोर्स आपने उसमें पुट इन की है, वो अब जो फोर्स रेजिस्टेंस के द्वारा ऑफ़र की जा रही थी, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फोर्स आपकी उस रेजिस्टेंस फोर्स से एक्सीड कर गई। तो अब अगर मैं बैलेंस करूँगा, तो सपोज़ कीजिए कि पहले आपने वेस्ट टू ईस्ट फोर्स लगाई है 5 यूनिट्स, और ईस्ट टू वेस्ट आपको फोर्स मिली है फ्रिक्शन की 5 यूनिट्स। तो 5 - 5 तो 0 था, तो बैलेंस्ड फोर्स हो गया। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें कि आपने जो वेस्ट टू ईस्ट फोर्स लगाई है वो 7 यूनिट है, और जो वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है इट इज़ स्टिल सेम द 5 यूनिट। तो अब यहाँ पर एक्चुअली में जो फोर्स निकल करके आई, ये पॉजिटिव साइड में 2 आ रही है, यानी कि एक अनबैलेंस क्रिएट हो गया। फोर्स में क्या हो गया? एक अनबैलेंस क्रिएट हो गया, बैलेंस नहीं हो पाया। देयर इज अनबैलेंस। दैट अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। दैट अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। यू कैन कॉल इट नेट फोर्स। आप इसे क्या कह सकते हैं? नेट फोर्स। चैप्टर में इसे नेट एक्सटर्नल फोर्स के तौर पर भी यूज़ किया गया है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट पे से अनबैलेंस्ड फोर्स के तौर पे यूज़ किया गया। हमने एक चैप्टर में इसे नेट फोर्स वर्ड के तौर पे भी यूज़ किया है, उस चैप्टर में वही था। अब आगे के कंसेप्ट पढ़ने हैं, इसलिए वर्ड अनबैलेंस्ड आ गया। इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से आप मूवमेंट में आ गए, यानी कि आप मोशन में आ गए। इतनी कहानी आपको सिद्ध हो गई, क्लियर हो गई? तो बस दैट इज़ द कंसेप्ट। आई बात समझ में? कोई डाउट इस पे? कोई क्वेश्चन इस पे? बाकी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, आगे के कंसेप्ट्स में और सारी डिटेल हम करेंगे। अभी हमें फर्स्ट लॉ समझना है, उसी के तहत हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, एक नेचुरल सा क्वेश्चन आएगा कि अब हम इस अनबैलेंस्ड फोर्स को कंटिन्यूसली अप्लाई करते चले जाएं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में बना रहेगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में फिर बना ही रहेगा। यही सवाल दिमाग में आता है ना, कि उस अनबैलेंस्ड फोर्स को कंटिन्यूसली अप्लाई करते चले जाएं तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही बना रहेगा। क्लियर कहानी? ओके, चलिए अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? An object maintains its motion, this box, under the continuous application of an unbalanced force. This concept is quite wrong. It's a quite wrong concept. Okay? This is not the concept.
अगर मैं कंटिन्यूसली इस अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई करता रहूँगा तो वो मोशन मेंटेन नहीं करेगा, वो इनफैक्ट एक्सेलरेट करने लग जाएगा। आई वॉन्ट टू मेंटेन द मोशन। तो मोशन तो उसने एक्वायर कर लिया। ड्यू टू दिस अनबैलेंस्ड फोर्स दैट ऑब्जेक्ट अटेन्ड द मोशन। आई बात समझ में? और अब ये मोशन बना ही रहेगा जब तक फोर्सेस फर्दर बैलेंस्ड रहेंगी। जब तक फोर्सेस अब फर्दर बैलेंस्ड रहेंगी ये मोशन बना ही रहेगा। अब अनबैलेंस्ड करके आप उल्टा ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो। ये कंसेप्ट समझ में आया? ये पैराग्राफ में आपको दिक्कत कर सकता था, मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। एक गलत नोशन ये क्रिएट होता है कि अब ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स देते चले जाओ। बट ऐसा कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आप लोगों ने एक गाड़ी को धक्का दिया, आप लोगों ने जब धक्का दिया गाड़ी रुकी थी, अब गाड़ी चल पड़ी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब तक अब आप उस गाड़ी को धक्का देते जाएंगे तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ती नहीं जाएगी। तो ये एक तरह का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं हो गया? तो ये एक तरह का पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं हो गया? आप उसके मोशन को ही मेंटेन थोड़ा ना करा रहे हो, आप तो उल्टा उसे एक्सेलरेट कर रहे हो। और तो एक समय पे जब आप अपने छोटे भाई बहनों को स्कूटर या कोई और चीज़ सिखाते थे, साइकिल, तो वो कहते थोड़ा धक्का दे दे प्लीज़, धक्का दे दे। एक समय के बाद वो चिल्लाते थे ना कि बंद कर धक्का, अल्लाह मैं गिर जाना। ये सुनिए लाइन कि मैं गिर जाऊँगा, धक्का बंद कर, मेरा बैलेंस इतनी तेज, वो टांगे उठा लेते थे, गिर जाते थे। वो आपसे ये चाहते थे कि भाई तुमने दौड़ा दिया, अब छोड़ दो। तो मेरी बात सुनो, जब तुमने वो खड़ी गाड़ी को धक्का दे के चला दिया और अब मैं एक सिनेरियो ये मान के चलूँ कि फर्दर उस पर अब जितनी फ्रिक्शन फोर्स को हमने ओवरकम कर दिया है तो उससे अधिक फ्रिक्शन फोर्स अब नहीं लगेगी। नाउ द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, तो वो तो चली जाएगी गाड़ी। अब वो गाड़ी तब रुकेगी, आपने उसमें एक मोशन इंड्यूस कर दिया ना, अब वो गाड़ी तब रुकेगी कि जो उसमें फोर्स मोशन इंड्यूस करने वाली थी जिस डायरेक्शन में, अब उसके ऊपर वो मोशन देने वाली फोर्सेस कंटिन्यूसली नहीं लग रही। तो अब वो गाड़ी इसलिए रुकेगी क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो फोर्स इंक्रीज होगी इस फोर्स के कंपैरेटिवली जिस फोर्स के दम पर आपने उस गाड़ी को मोशन दिया था। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंटिन्यूसली वहां पर अप्लाई हो जा रही है, क्योंकि वो उसका जन्म होता है दो सरफेस के इरेगुलरिटीज के आपस में कांटेक्ट में आने से। तो सरफेस रियल थिंग है, इरेगुलरिटीज टायर की और सरफेस की रियल थिंग है, तो ये तो एग्जिस्टेंस में ही रहेंगे ऑलवेज। लेकिन आपने एक लिमिट पे धक्का देना छोड़ दिया था, इसकी वजह से जिस फोर्स के दम पर आप उसे मोशन दे रहे थे वो इनपुट प्रोवाइड होनी बंद हो गई। तो ऐसे में आपके द्वारा दी जा रही फोर्स से वो फ्रिक्शन की फोर्स तो बढ़ ही जाएगी ना एक पॉइंट पे, वो तो नहीं ख़त्म हुई थी ना। तो अनबैलेंस क्रिएट होने की वजह से मोशन स्टॉप होगा। अनबैलेंस क्रिएट होने की वजह से मोशन क्या होगा? स्टॉप होगा। ओके? लेकिन अगर ये अनबैलेंस अब ना हो, अगर ये अनबैलेंस ना हो, आप और फोर्स लगा के उसे मूव ना कराएं, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की तरफ नहीं जाएगी गाड़ी। उधर से फ्रिक्शन की फोर्स अब और आगे फर्दर ना लगे तो वो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ नहीं जाएगी, रुकेगी नहीं। तो फिर अब ये कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी ड्यू टू द बैलेंस्ड फोर्स, ड्यू टू द बैलेंस्ड फोर्स। सो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पर यही कहानी है कि ये एक इमेजिनेशन का कंसेप्ट है साइंस के सिद्धांत को समझने के लिए, क्योंकि कोई सरफेस ऐसा नहीं है जो ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस हो। वो फ्रिक्शन ऑफर करेगा और आपकी गाड़ी रुक ही जाएगी, अदरवाइज ये बैलेंस्ड फोर्स की वजह से चलता ही जाएगा। सो वहाँ है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता ही जाएगा अब अगर जो फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं दे आर बैलेंस्ड नाउ।
क्योंकि वो उस मोशन को अटेंड कंटिन्यूस रखेगा जो मोशन उसने अटेन कर लिया है। क्योंकि किसी भी तरह की नेट एक्सटर्नल फोर्स अब नहीं लग रही। लेकिन रियलिटी में ऐसा होगा कहाँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगी ना, क्योंकि जो मोशन उसने अटेन किया हुआ है वो एक फोर्स की वजह से किया था और वो फोर्स अब लग नहीं रही है। आई बात समझ में। लेकिन एक फ्रिक्शन की फोर्स तो कंटिन्यूसली उस पर अब लगी ही जा रही है। तो इसकी वजह से वो जो मोशन अटेन जिस फोर्स की वजह से किया था उसके कंपैरेटिवली ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेज कर जाएगी। और जब ये रेज कर जाएगी तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अचीव हो जाएगी। किस डायरेक्शन में, मोशन के एंटी डायरेक्शन में। तो अनबैलेंस्ड फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाएगी और उस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से गाड़ी का मोशन ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी स्टैटिक हो जाएगी। आई बात समझ में। लेकिन अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अब ना हो, तो गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल्स पर इक्वल डिस्टेंस कवर करती जाएगी एक राइट डायरेक्शन में, जब उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। आई बात समझ में। ना वो एक्सेलरेट होगी ना वो डिसेलरेट होगी, ना वो एक्सेलरेट होगी ना डिसेलरेट होगी। वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती ही जाएगी अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अब उस पर अप्लाई नहीं हो रहा, यानी कि वो बैलेंस्ड फोर्सेस में ही चल रही है। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ? दैट इज द कंसेप्ट। डन? चलिए, वेरी गुड। सो एन ऑब्जेक्ट मूव with a uniform velocity when the forces acting on the object are balanced and there is no net external force on it. Done? वो उसी मोशन को कॉन्टिन्यूस रखेगी जो मोशन उसने अचीव कर लिया। अचीव्ड मोशन कॉन्टिन्यूस रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अब तब इस मोशन में गड़बड़ी आएगी जब फिर से कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स आएगी, या तो फिर से 10 लड़के रास्ते में तो वो फिर उठ के दौड़ के धक्का देने लगे, और या फिर धक्का नहीं दे रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है सड़क की। डन कहानी। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स समथिंग इज देयर, अनबैलेंस्ड हुआ, गाड़ी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी ख़त्म, वो रुक जाएगी। एक्चुअली में डिसलरेशन हो गया। जब ये नहीं हो रहा कुछ भी, तो बैलेंस्ड फोर्सेस के इम्पैक्ट में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अचीव करेगी। अगला कंसेप्ट, टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। अभी बताया मैंने, टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट an unbalanced force is required. If you want to accelerate it in a positive direction, if you want to accelerate it in a positive direction, so what will you do? You will give more, you will provide more motion in the direction of motion ना, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी में और मोशन दे दोगे तो फिर वो उसकी रफ्तार जो है वो बढ़ जाएगी, तो वो पॉजिटिवली एक्सेलरेट हो जाएगी। If you want to do negative acceleration, तो what will you do? Imagine करो कि अब आपने किसी तरह से रास्ते में किसी ने रेता बिखरा दी, एकदम से रेत सैंड बिखरा दी, तो फिर अब आप क्या हो जाएगा कि जो उस जिस सरफेस पे गाड़ी चल रही थी उसकी इरेगुलरिटीज़ को और बढ़ा दिया गया, और जितनी जैसे ही हमने इरेगुलरिटीज़ इंक्रीज़ कर ली, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया। तो वैसे ही हमारी गाड़ी नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ हो जाएगी, यानी कि जिस दिशा में वो बढ़ रही है उस दिशा में उस गति से नहीं, बढ़ती हुई गति से कम गति प्राप्त हुई। इट इज़ अ नेगेटिव, क्योंकि वो अब एक पॉइंट पर स्टैंड स्टिल यानी कि स्टेशनरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन अचीव कर सकते हैं। वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं आप या नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। आई बात समझ में। सो टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स, पहले केस में हम हमने पॉजिटिवली एक्सेलरेट करना था तो हमारी जो अनबैलेंस्ड फोर्स थी उसमें उस फोर्स मेजॉरिटी में थी, यानी कि जो वेस्ट से ईस्ट यानी कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को लेकर के जा रही थी, यानी कि गाड़ी को। तो अनबैलेंस इसकी वजह से था, जो खाता नील नहीं आया ना, जीरो खाता बैलेंस में आया, वो इसकी वजह से था। एक बैलेंस दिखने लगा हमें, समझ में आई यार, यहाँ पे ये बैलेंस वर्ड गलत हो जाएगा, मतलब हमें दिख रहा है कि एक अनबैलेंस है। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारी गाड़ी रुकने लगी, हमने सैंड बिखरा दी, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो ईस्ट से वेस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही थी ना, इसकी वजह से अनबैलेंस आया है, इसकी वजह से अनबैलेंस आया। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के दम पर